हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 26 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज क्या तारीख है? 26 जुलाई है आज। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब भारतीय फौज ने कारगिल में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए विजय की पताका दुर्गम पहाड़ियों पर लहराई थी। ठीक है ना। और इस दिन ये जितने भी हमारे सैनिक थे उस समय इस लड़ाई में जो लड़े, जो शहीद हुए, उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि है ये। और इसी अवसर पर ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और हमने उस युद्ध में जीत हासिल की थी। हमारे वीर सैनिकों ने जिस प्रकार बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी बहादुरी के लिए ये दिन समर्पित होता है। साथ ही कारगिल में जो वॉर में शहादत देने वाले शहीद थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दिन को खास बनाने के लिए देश भर में अलग अलग तरह के खास आयोजन किए जाते हैं जहां पर वीरों का सम्मान किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है। बचपन में आपने स्कूल में भी ऐसे विशेष कार्यक्रम देखे होंगे, आपने उनमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। स्कूलों पर भी अगर हम देखें इस प्रकार की एक जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से आप कह सकते हैं हमारे देश का भविष्य निर्मित होता है। बच्चे, अगर बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि हम जिनकी वजह से हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको पता होना भी चाहिए। 26 जुलाई 1999 वो तारीख है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और 26 जुलाई अभी जो आने वाली है, यानी कि आज क्या हो गया है, 2024। तो कितने साल हो गए हैं? लगभग आप कहेंगे 25 साल हो गए हैं इस बात को। और 25 साल पहले की ये बात है। अब 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए हैं। और जब हम बात करें ये कारगिल क्षेत्र कहाँ पर है, कारगिल में जब ये लड़ाई हुई थी 1999 में, तब ये किसका हिस्सा था? जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन 2019 के बाद में क्या कर दिया गया, इस जम्मू कश्मीर राज्य को दो यूटी में बांट दिया गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। वर्तमान में अगर आप देखेंगे ये कारगिल क्षेत्र कौन सी यूटी में आता है, तो आप कहेंगे ये लद्दाख यूटी का एक क्षेत्र है। अभी जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए हैं इस 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वर्तमान में, जो कि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर भी हैं, B.D. मिश्रा, तो उन्होंने क्या किया है, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में जितनी भी तैयारियां हैं उनका भी जायजा ले लिया है। क्योंकि अब ये क्षेत्र किसका हिस्सा है? लद्दाख में पड़ता है। लेकिन जब ये लड़ाई हुई थी 1999 में, तब
ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो हमारा एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के बाद में ये दो अलग अलग यूटी हैं। जम्मू कश्मीर यूटी अलग हैं, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और वहीं जब हम बात करते हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है? बीडी मिश्रा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में, रजत जयंती का मतलब क्या होता है? 25 साल पूरे होने को चले हैं, ठीक है ना। तो रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए हैं और पीएम शहीद जो मार्ग बना हुआ है वॉल ऑफ फेम, उसका भी दौरा करेंगे और आंगतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये वो एक मेमोरियल है जिनकी याद हमें रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दिवस हमारे भारतीय उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और कारगिल लड़ाई को जीता भी। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि कारगिल युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा है ना 3 मई से चला ये और 26 जुलाई तक खत्म हुआ, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? अगर कोई युद्ध लड़ता है, कोई भी सैनिक, तो उन्हें सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जा सकता है, वो आपसे कमेंट में पूछा गया है। अगर आपने लिखा होगा परमवीर चक्र, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आएगा महावीर चक्र, और तीसरे नंबर का है, उसे हम कहते हैं वीर चक्र। अब हम वीरता के पुरस्कारों को समझने का प्रयास करेंगे। वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे हम विस्तार से अगर समझेंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा। तो जैसे हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार स्थापित किए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। और वो 3 पुरस्कार कौन से थे? और वो थे वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड का नाम आपने सुना होगा, यानी कि युद्ध में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय देता है या फिर कोई बेहतरीन बहादुरी वाला कोई कार्य कर देता है, तो उनमें अगर हम देखें कौन से पुरस्कारों को दिया जाएगा, तो आप कहेंगे परमवीर चक्र, और उसके बाद में महावीर चक्र, और तीसरे नंबर का जो पुरस्कार होता है उसे हम कहते हैं वीर चक्र। तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं अगर कोई युद्ध में बहादुरी दिखाए। और फिर ये कुछ टाइम बाद की बात है, 4 जनवरी 1952 में 3 और वीरता पुरस्कार भारतीय सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे। उनका नाम क्या रखा गया था? उन्हें भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। और उनका नाम क्या रखा गया था जब इसे स्थापित किया गया? अशोक चक्र वर्ग प्रथम, ये नाम रखा गया। एक और पुरस्कार जो था उसका नाम रखा गया अशोक चक्र वर्ग सेकंड, और जो तीसरा पुरस्कार था उसे क्या नाम दिया गया? अशोक चक्र वर्ग 3। तो इस प्रकार से ये 3 नाम दिए गए थे। इन तीनों का नाम बदला गया 27 जनवरी 1967 को। अब 27 जनवरी, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, 27 जनवरी 1967 को इनका नाम बदल दिया गया। जो अशोक चक्र वर्ग प्रथम था, इसका नाम सिंपली कर दिया गया अशोक चक्र, और इसका नाम कर दिया गया कीर्ति चक्र। अभी आपको पता है अंशुमन की वाइफ को कीर्ति चक्र दिया गया था, सोशल मीडिया पे काफी वो न्यूज वायरल हो गई है, क्योंकि अंशुमन के माता पिता ने वो आरोप लगाया था कि मेरे बच्चे को जो चक्र मिला है वो तो उनकी धर्मपत्नी ले गई। तो ठीक है, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है, चलो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन ये तो है वॉर टाइम के
परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये हैं पीस टाइम, यानी कि युद्ध में बिना जाए हुए कोई भी बहादुरी का काम कर देना, जैसे किसी की जान बचा ली हो। अंशुमन ने तो वही किया था ना, आग में बचे हुए लोगों को बचाया था, इसी वजह से उनको ये कीर्ति चक्र दिया गया था, है ना। तो इस प्रकार आपको ये वीरता पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनका आज जन्मदिन है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो है ये एक लेखक भी हैं और एक अभिनेता भी हैं। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है इनसे संबंधित, तो जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक का लेखक है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, सीएचएसएल की बात है 2020 में। जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने नाम लिखा होगा ना इसमें जुगल हंसराज, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जुगल हंसराज जो कि लेखक होने के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था और साथ में एक फिल्म मेकर भी हैं और इन्होंने बचपन में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और एक मूवी आई थी मासूम नाम से, उस मासूम नाम की मूवी में इन्होंने प्रदर्शन किया था। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारी मूवीज हैं, मोहब्बतें आपने मूवी देखी होगी, आ गले लग जा ये मूवी जो है, पापा कहते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, प्यार इम्पॉसिबल, इस प्रकार की जो मूवीज हैं उन मूवीज में काम किया है इस व्यक्ति ने, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जुगल हंसराज। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं उनके बारे में भी जिनका आज जयंती का दिन है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम जिनकी आज जयंती है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम क्या है, मालती चौधरी। मालती चौधरी के बारे में आपको बता देते हैं, ये किस रूप में प्रसिद्ध रहीं, तो ये हमारे भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधीवादी नेता थी, यानी कि महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको लेकर ये चली, इसी वजह से ये गांधीवादी नेता कहलाई। अहिंसा की ये भी समर्थक रही। इनका जन्म 26 जुलाई 1904 को हुआ था और बंगाल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 15 मार्च 1998 को हुई थी, ठीक है। और आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रही थी मालती चौधरी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा विनोबा भावे, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने कब शुरू किया था, अप्रैल 1951 में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन इसका नाम रखा गया। मुख्य उद्देश्य था यानी कि एक जमीन दान दे देना जहां पे आवश्यकता हो, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, विनोबा भावे भी गांधीवादी विचारों पर चलते हुए अपने रचनात्मक कार्यों को करते चले गए। और जब हम बात करते हैं तो भूदान आंदोलन ये कहाँ से शुरू किया गया था, वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे तेलंगाना क्षेत्र में शुरू किया गया था। पोचमपल्ली नाम की जगह आपने सुनी होगी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय तेलंगाना नाम तो था नहीं, लेकिन तो तेलंगाना जो शब्द है, यानी कि जो शब्द तो नहीं बोलेंगे, तेलंगाना जो राज्य है वो कब अस्तित्व में आया था, 2014 में आया, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट विनोबा भावे के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे विनोबा भावे का नाम क्या था, विनायक नरहरि भावे,
जिनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये भारत रत्न से भी सम्मानित हुए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। ठीक है। और आपको एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप ये बताइए कि इस भूदान आंदोलन के दौरान सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भूमि दान में दी थी। ये कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे आप। यहां पर देख लीजिए, ये है विनोबा भावे। उस आंदोलन के दौरान की फोटो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम तो आपने बखूबी सुना है, छत्रपति साहू जी महाराज। इनकी भी आज क्या है, जयंती है। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ था। आप कहेंगे ये पहला पॉइंट तो ठीक है, लेकिन हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत कथन है वही तो बताना है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा, इनका नाम, बचपन का नाम यशवंत राव था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इनका मानना था कि जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना एक अपराध है। तो 3 पॉइंट ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, छत्रपति साहू जी महाराज का निधन 20 मई 1922 को मुंबई में हुआ, तो ये बात गलत लिखी हुई है। थोड़ा सा चलो आपको बता देते हैं। इनका जन्म 26 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1874 में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 मई को नहीं हुई बल्कि 10 मई 1922 को हुई थी। कहां पर, मुंबई में। वर्तमान की दृष्टि से उसे हम मुंबई कह देंगे, पहले उसे हम बॉम्बे के नाम से जानते थे। छत्रपति साहू जी महाराज किस रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए, तो ये हमारे भारत के समाज सुधारकों में से एक रहे हैं और दलित वर्गों के हितैषी रहे थे, दलित हितैषी। और इन्होंने क्या किया था, गरीब छात्रों के लिए छात्रावास भी स्थापित करवाए और बाहरी छात्रों को शरण देने के लिए भी इन्होंने आदेश दिए थे। तो इस प्रकार इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी वंचित वर्ग से संबंधित बच्चे थे, लोग थे, उनके बारे में ये भली भांति समझते थे, उनका दुख, उनका दर्द। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने ऐसे कई प्रयास किए थे। चलिए जी, अब हम और इनके बारे में बात करें। जैसे हमारे समाज में कुछ कुरीतियां रही हैं, जैसे बाल विवाह की प्रथा थी। बच्चे होते थे उसी समय उनका विवाह कर दिया जाता था, यानी कि छोटी ही उम्र में। तो बाल विवाह के ये घोर विरोधी थे। बाल विवाह पर प्रतिबंध भी इन्होंने लगवाया था और ये अंतर जातीय विवाह के पक्ष में थे, यानी कि दूसरी बिरादरी में अगर शादी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए, इस बात का ये समर्थन किया करते थे। विधवा, अगर मान के चलो कोई महिला किसी के साथ ब्याही जाती है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर बाद में उस महिला को धिकार देना ये कहाँ से सही है। जाहिर सी बात है, उसे भी जीने का अधिकार है। अगर उसे जीने का अधिकार है तो उसकी शादी होनी चाहिए, यानी कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। इस बात के भी ये पक्षधर रहे छत्रपति साहू जी महाराज। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले से ये काफी प्रभावित थे। चलिए, अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। पहले इनके बारे में अगर बात करें तो इनका नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गाजियाबाद में। और ये गाजियाबाद कहाँ पर पड़ता है तो आपको पता है, ये तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और वहीं जब हम बात करें, इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 26 जुलाई 1966 को। इनकी कर्म भूमि हमारी भारत ही रही। ये किस रूप में जाने गए, तो ये एक रचनाकार थे, ये एक बेहतरीन लेखक थे हमारे भारतवर्ष के, एक विद्वान व्यक्ति थे हमारे भारतवर्ष के। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित नहीं है, तो आप बताइएगा कौन सी रचना इनके द्वारा लिखित नहीं है। अगर आपने लिखा होगा ना बुद्ध चरितम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है।
पाणिनि कालीन भारतवर्ष, भारत की एकता, वागब धारा, ये सारी की सारी रचनाएं इन्हीं के द्वारा लिखित हैं। लेकिन बुद्ध चरितम जो है वो इनके द्वारा लिखित नहीं है। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्व घोष का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं विस्तार दे देता हूं इस बात को। आपको चलना पड़ेगा इतिहास में, और इतिहास में आपने जरूर जिक्र सुना होगा चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन पहली शताब्दी में किया गया था। अगर हम ईयर की बात करें तो 78 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था ये आयोजन? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में ये किया गया था। लेकिन जब हम बात करें किस राजा के सानिध्य में किया गया था, तो आपने एक राजा का नाम सुना होगा, सम्राट कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। सम्राट कनिष्क के सानिध्य में 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब जब हम बात करते हैं 78 ईस्वी में कई बातें हुई थी। 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, और 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। अब ये जो चौथी बौद्ध संगीति की हम बात कर रहे हैं, इस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपने नाम सुना होगा वसुमित्र का। वसुमित्र भी अच्छे बुद्धिज्म के विद्वान व्यक्ति थे। उनकी द्वारा जो रचना लिखी गई उसे हम क्या बोल देते हैं? महाविभास सूत्र। तो महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब हम बात करें इस चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो फिर किसका नाम आता है? तो फिर नाम आता है अश्व घोष का, उपाध्यक्ष। तो जो उपाध्यक्ष की भूमिका में थे अश्व घोष, वो भी बुद्धिज्म के अच्छे विद्वान व्यक्ति थे और एक अच्छे राइटर भी थे। इनके द्वारा दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक रचना का नाम तो मैंने बता दिया, जो आपसे कमेंट में पढ़ने को मिला है, बुद्ध चरितम। बुद्ध प्लस में चरित्रम, यानी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें इसे बौद्धों की रामायण के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रालंकार नाम की भी एक रचना है जो कि अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अगर आपको क्लियर हो गया है तो चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम भी शायद आपने जरूर सुना होगा, सत्य नारायण सिन्हा इनका नाम। इनकी भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। इनका जन्म 9 जुलाई 1900 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? दरभंगा। ये दरभंगा तो एक जिले का नाम है, कहाँ पर? बिहार में, ठीक है ना। लेकिन इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1983 में, 26 जुलाई 1983 को इनकी मृत्यु हुई। ये किस रूप में प्रसिद्ध रहे थे? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। लेकिन जब हम शुरू की बात करते हैं उससे पहले ये क्या रहे थे? संसदीय कार्यों के मंत्री भी रहे। संसदीय कार्यों के मंत्री, संसदीय कार्यों के मंत्री ये कब से कब तक रहे थे? 1952 से लेकर 1962 तक ये संसदीय कार्यों के मंत्री रहे। आपको पता है पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ, और फिर आपको पता है मई में पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। तो संसदीय कार्यों के मंत्री बनाए गए सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा किरण रिजिजू का नाम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जीतन राम मांझी के बारे में अगर कहा जाए तो जो सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं वो औद्योगिक से संबंधित ये मंत्री बनाए गए हैं, जीतन राम मांझी। मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं और अभी ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नितिन जयराम गडकरी के बारे में तो आपको बखूबी पता ही होगा, ये तो सड़क और परिवहन मंत्री बने हुए हैं। चलिए जी, 18वीं लोकसभा की बात हो रही है। अब चलो हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम भी शायद आपने सुना होगा। इनका नाम है
उबैद सिद्दीकी। उबैद सिद्दीकी की भी आज क्या है, पुण्यतिथि है। इनका जन्म 7 जनवरी 1932 को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2013 में हुई थी। और किस रूप में ये प्रसिद्ध रहे? तो हमारे भारतवर्ष के एक ये जीव विज्ञानी रह चुके हैं। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार इनको दिया गया था। चलो यहां पर लिखें, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, ये इनको कब दिया गया था? तो बात है 2004 की। इनको इससे पहले एक पुरस्कार दिया गया था, गोयल पुरस्कार। तो गोयल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1991 की बात है। उनसे भी पहले अगर बात करें तो इनको एक भटनागर पुरस्कार दिया गया था। हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रह चुके हैं। 1976 में भटनागर पुरस्कार से सम्मानित हुए। इनको भारत सरकार ने भी सम्मानित किया था। पहले पद्म भूषण से किया, फिर पद्म विभूषण से किया। आपको ये बताना है, क्रमशः बताना है कि पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया और पद्म विभूषण से इनको कब सम्मानित किया। न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में उबैद सिद्दीकी के अध्ययन ने जीन, व्यवहार और मस्तिष्क के बीच में जो कड़ी है उसको भी उजागर किया था। ऐसे महान जीव विज्ञानी रहे हैं उबैद सिद्दीकी। इनको भारत सरकार ने 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार आपको ये बातें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? तो न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में इनकी बेहतरीन पहचान है। आपको इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित हुए थे 2004 में यूएस से। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है आज, तो बहुत बहुत बधाई। तो हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, जोश, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है EduRohi24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।